और कबुल हुदा ऐवान असेंबली में गया। उस मीर जाफर की वजह से जितना नुकसान किशनगंज विधानसभा जीता हुआ हमने 9 महीने में खो दिया, जिसका सबसे बड़ा बानगी कि 2020 में जब चुनाव हुआ तो 42,000 वोट ही आया। हमने मिन्नतें की, लोगों को कहा, लेकिन लोगों ने कहा कि 9 महीने में इस शख्स ने जिस तरह से मजलिस को किशनगंज शहर में चंद पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रख दिया है, ऐसे लोगों को आपने टिकट देकर के फिर से दोबारा गलती की। हम आए, कोई आए मजलिस में, आप उसके लिए तैयार रहिए, उनको लब्बैक करने के लिए तैयार रहिए कि आने वाले दिनों में सिर्फ मजलिस को वोट करेंगे। अब मजलिस जिस दिन मजबूत होगा, आप मजबूत होइएगा, आपका कौम मजबूत होगा। कि चाहे कोई भी मसला हो, इस वक्त बिहार प्रदेश अख्तरुल इमान साहब जिस तरीके से हुकूमत की आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहा है, शायद ही कोई विधायक करता होगा। जहां असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके लिए लड़ रहे हैं, तो वहाँ साना बासाना वहाँ क्यों नहीं हुआ? सर्कुलर खाने वाले जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी भी पार्लियामेंट में बैठते हैं, उन्होंने वहाँ पर क्यों नहीं आवाज उठाई कि ये गलत है? अब वो कह रहा है कि डॉक्टर जावेद ने उस पर वक्फ बिल पर केस किया है। भाई ये इसका पार्टी की तरफ से तो नहीं किया है, ये इसका पर्सनल मामला है। ये पर्सनल किया है, जिस तरह से हमारे शमशाह साहब उस पर केस किया कि वो मुसलमानों के खिलाफ बयान किया। हमारी बच्ची बुर्का पहनकर स्कूलों में जाने की कोशिश करती है, तालीम हासिल करने की कोशिश करती है, उनके बुर्के को नोच कर उनके सर और चेहरे से हटा दिया जाता है। कौन सा जुल्म है? हिंदुस्तान का सबसे सच्चा पत्रकार, उसका एक इंटरव्यू मैंने सुना, उसने कहा कि मुसलमान पागल हैं, मुसलमान बिल्कुल बेवकूफ है कि उसको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसा नेता मिला है और वो उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। ये कौन है? किसने कहा? जो हिंदुस्तान का सबसे सच्चा पत्रकार जिसको कहा जा रहा है। आज उनका लड़का सबसे आगाज साहब इन्हें पढ़ा लिखा कर एडवोकेट बनाया है, अच्छी तालीम हासिल किया है, हम उन्हें बचपन से जानते हैं। आज कई महीनों से उसे देख रहे हैं, हम दिन रात एक कर रहा है पार्टी संगठन को मजबूत करने के। इसमें आप अपने काम में सबसे आगाज साहब लगे रहिए, इंशाअल्लाह आने वाला दिन बेहतर होगा। ना मर्तबे की ख्वाहिश ना मकाम चाहता हूँ, बदल सके जो जमाना वो निज़ाम चाहता हूँ। सरजमीने उदगारा के एक दिवसीय एमआईएम के कार्यकर्ता सम्मेलन में पोठिया प्रखंड के 2200 पंचायत में के मेरे नौजवान साथियों, पार्टी के जिम्मेदार मेरे नौजवानों, बुजुर्गों और डाइस पे तशरीफ फरमा पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर और गुज़श्ता इलेक्शन 2015 में प्रत्याशी रहे, वर्तमान जिला परिषद प्रतिनिधि जनाब तसीरुद्दीन साहब, पार्टी के सीमांचल के संगठन प्रभारी जनाब भाई मुखिया गुलाम हसनैन साहब, पार्टी के जिले सदर नौजवान इकाई के एडवोकेट शम्स आगाज साहब, आज की इस मीटिंग की नज़ामत करता भाई जफीरुद्दीन साहब, पार्टी के जिला सेक्रेटरी जनाब राहिल साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ सभी हजरात, आज इस मीटिंग का असल मफहूम है कि हम एमआईएम को किस तरह से यहाँ पर धारदार बनाएं और किस लाहे अमल पे काम करें कि हमारी पार्टी फिर से जिस तरह से हमने 2019 का यहाँ पे चुनाव लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं और आपकी हिमायत की बुनियाद पे एक इतिहास रचा, आज उस लाहे अमल के लिए हम एक जगह सामियाना के नीचे बैठे हैं। हम आपका आभारी हैं, हम आपका शुक्रगुजार हैं पूरे बिहार यूनिट के तरफ से कि आप इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं। ये प्रांगण आपके लिए कोई नया नहीं है। हम समझते हैं कि जनाब एडवोकेट शम्स आगाज साहब का ये अहाता पोठिया वासियों के लिए लगातार 30 सालों से
आपका जाना पहचाना इलाका है। ये सरजमीन में आपका आना जाना तहसील साहब की सियासी खिदमत की बुनियाद पर आपसे 30 सालों से उनका जुड़ा है, इसलिए हम समझते हैं कि आपके लिए ये जगह नई नहीं है। साथियों, आपने जिस आज MIM और पोठिया का जो जुड़ाव है, ये 2015 से जब पार्टी यहाँ आई और तहसील साहब हमारे उम्मीदवार बने, उस वक्त MIM को यहाँ खड़ा करना यही नहीं पूरे सीमांचल में समझिए कि रेगिस्तान में पानी निकालने के माफिक था, आंधियों में चिराग जलाने के माफिक था। हम सलाम करते हैं बिहार के सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब को, हम सलाम करते हैं आपके तरह नौजवानों की टीम को, हम सलाम करते हैं पोठिया के अपने बुजुर्गों को, अपनी माओ को, जिन्होंने रोजा रखकर जिन्होंने दुआएं मांगी कि या अल्लाह MIM के उम्मीदवारों की लाज रख ले, या अल्लाह MIM के लोगों के हर महाज पे जीत नसीब हो। हम सलाम करते हैं आप लोगों को जिनकी ताकत की बुनियाद पे MIM तो इलेक्शन लड़ी, जीत नहीं पाई, लेकिन उस वक्त माइल का स्टोन यहाँ पे रखा गया और उस स्टोन को रखने में एक नाम तसीरुद्दीन साहब भी थी। 2019 में उपचुनाव हुआ और हमने पार्टी ने एक गलत फैसले की बुनियाद पे कमरुल हुदा को टिकट दिया। याद रखिए, मिल्लत के लोगों को, मुसलमानों को कभी भी गैरों से, कभी कोई तकलीफ गैरों से नहीं हुई है। आज मिल्लत को अगर नुकसान हुआ है तो अपने सफों में खड़े मीर जाफरों की वजह से हुआ है, अपने सफों में मीर चंदों की वजह से हुआ है, जय चंदों की वजह से हुआ है। इस कमरुल हुदा की औकात सिर्फ 6000 वोट की थी। जब हमने तसीरुद्दीन साहब को इलेक्शन लड़ाया था तो कमरुल हुदा को NCP से 6000 वोट आया था। उस कमरुल हुदा को पोठिया के लोगों ने ऐवान असेंबली पहुंचा दिया सिर्फ इस 2 चेहरे की वजह से। एक चेहरा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, दूसरा चेहरा अख्तरुल ईमान साहब, और आपकी ताकत की बुनियाद पे, बुजुर्गों की दुआ की बुनियाद पे माओ की सरपरस्ती मिली और कमरुल हुदा ऐवान असेंबली में गया। उस मीर जाफर की वजह से जितना नुकसान किशनगंज विधानसभा जीता हुआ हमने 9 महीने में खो दिया, जिसका सबसे बड़ा बान की कि 2020 में जब चुनाव हुआ तो 42,000 वोट ही आया। हमने मिन्नतें की, लोगों को कहा, लेकिन लोगों ने कहा कि 9 महीने में इस शख्स ने जिस तरह से मजलिस को किशनगंज शहर में चंद पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रख दिया है, ऐसे लोगों को आपने टिकट देकर के फिर से दोबारा गलती की। अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हम जिस महाने पे खड़ा हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि मजलिस का फैसला जो भी होगा, 6 महीने बाद इलेक्शन है, आपकी दुआओं की बुनियाद पे इस बार मजलिस अच्छा फैसला लेगी। और पोठिया जिसने हमेशा से किशनगंज विधानसभा में पोठिया का बेटा MLA दिया, इसी पोठिया ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा था और हमें पूरी उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि 6 महीने बाद इलेक्शन होगा तो फिर से इसी पोठिया का बेटा ही आपकी दुआओं की ताकत की बदौलत MLA बनेगा। हमें सिर्फ आपके सपोर्ट की जरूरत है। हम आज इस मीटिंग के जरिए से संघनाद करना चाहते हैं, हम विरोधियों को चेता देना चाहते हैं कि मजलिस डरने वालों की जमात नहीं है। मजलिस जब यहाँ खड़ी हुई तो भाजपा और जदयू के सीने में झंडा गाड़ करके खड़ी हुई। मजलिस यहाँ खड़ी हुई तो मुनाफिकों के बीच में, मुनाफिकों के सीने में झंडा गाड़ के खड़ी हुई। मजलिस को पीछे करना आज किसी के बस की बात नहीं है। हमें आपसे सिर्फ यही गुजारिश करनी है कि हम इस मंच के माध्यम से आज जो भी ऐलान होने हैं, जितने भी जिम्मेदारों को जिम्मेदारी मिली है, खुदारा आपको अपने जगह पे अख्तरुल ईमान बनना पड़ेगा, आपको बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बनना पड़ेगा। आपको दिए गए जो प्रत्याशी होंगे
उस प्रत्याशी को खुद से बंद करके उनके लिए आपको पेट में पत्थर बांध करके गांव-गांव, गली-गली जाना पड़ेगा, तभी हम 2019 की कहानी फिर से दोहरा सकते हैं। मेरे भाई, हम आपको बताना चाहते हैं कि तसीरुद्दीन साहब हमसे भी पहले सीनियर है इस पार्टी में। अल्लाह ने उनको कोई कमी नहीं दिया है। वो चाहते तो अपने बेटे को बड़ा कारोबार भी कर दे सकते थे। जुडिशरी का एग्जाम निकाला इस बच्चे ने, मेंस निकाला, वाइवा में उनका स्कूटनी हुआ। एक बार और ट्राई कर सकते थे, मल्टीनेशनल कंपनीज में नौकरी कर सकते थे, लेकिन जिनके रगों में पोठिया के लोगों का दर्द छुपा हो, 30 साल से जो लगातार पोठिया किशनगंज के लोगों के बीच में रहा हो, तो हम समझते हैं कि इसी मोहब्बत ने उनको अपने बेटे के मुस्तकबिल को संवारने का मौका नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने कहा है कि जाओ मजलिस का एक नंबरदार बन के, मजलिस का युवा जिला अध्यक्ष बन के मजलिस को किशनगंज जिले ही में नहीं बल्कि अख्तरुल ईमान साहब के साथ बिहार के कोने कोने तक फैलाने का काम करो। हम सलाम करते हैं तसीरुद्दीन साहब के इस जज्बात को, जो अख्तरुल ईमान साहब के लिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए अपने दिल में वो जगह बनाए रखे हैं। और हम आपसे भी गुजारिश करना चाहते हैं कि जब तक आप इस जज्बे को, इस चिंगारी को हवा नहीं देते रहेंगे, हमें लगता है कि ये चिंगारी भड़केगी नहीं। इसलिए आप हमको यकीन दिलाइए कि आप मेमायम पार्टी के प्रचार प्रसार में पूरे तौर से युवा जिला अध्यक्ष एडवोकेट शम्स आगाज साहब के साथ हैं। क्या आप पार्टी के प्रोग्राम को जन जन तक पहुंचाने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ हैं? क्या आप आवाज से बोलना पड़ेगा? क्या आप अख्तरुल ईमान साहब के पैगाम को 2200 पंचायत में पहुंचाने के लिए शम्स आगाज साहब के साथ खड़े हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे फिर अदबन गुजारिश करेंगे कि मजलिस के पैगाम को गांव-गांव तक पहुंचाने का काम कीजिए। अपने बीच में कहीं नाइत्तफाकी अगर हुई है, खुदारा नाइत्तफाकियों को ख़त्म कीजिए। मुमकिन है हमारे किसी पदाधिकारी से या हमसे या मेरे जिला सदर से कहीं कोई गलती हुई है तो उसको माफ़ फरमाएंगे आप सभी लोग, और पार्टी को मजबूत करेंगे। इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआओं की तासीर से आने वाला इलेक्शन हम जीतेंगे और बेबहा वोट से जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हिंदुस्तान की हालात से आप नाशना नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान में हमारे कौम को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से जलील किया जा रहा है, चाहे वो हमारे पर कानून थोपकर हो, पार्लियामेंट में तरह तरह के कानून लाकर हो, या सड़कों पर हमें नमाज पढ़ने से रोका जाने वाले मामले में हो, कई तरह की वारदातें हमारे कौम के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तत्काल अभी जो हमारे दिल्ली में सरकार बैठी हुई है उनके आड़ में, ऐसी स्थिति में पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी ने हम मजलूमों, हम गरीबों, हम दलितों की बात बेबाकी से किसी ने रखती है, वो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। आज फिर हम लोग आपके बीच आ रहे हैं। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कुछ दिन पहले बहादुर जंग के सरजमीन पर आए थे। उन्होंने ये आह्वान करके गया
कि आने वाले चुनाव का हम लोग बिगुल फूंकते हैं। उसी कड़ी में हम सभी लोग जितने भी इस जिला में हम लोग कार्यकर्ता हैं, हर कोई अपने विधानसभा में कई नुक्कड़ सभाएं कार्यकर्ता सम्मेलन करते हैं। चूंकि पार्टी ने यह आह्वान कर दी है कि हम लोग अब चुनाव के लिए तैयार हैं, फैसला आपके हाथों में आने वाला है। अभी हम बिहार में जिस तरह से रह रहे हैं, हम अभी या दिल्ली या यूपी के कई शहरों के से आज़ाद जी रहे हैं। आपको सचेत करने आए हैं कि 4-5 महीना में चुनाव होने वाला है। थोड़ी सी गलती ऐसी नहीं हो जाए कि हमारे बिहार वालों का हाल भी यूपी वाले और दिल्ली वालों की तरह ना हो जाए। इसलिए चुनाव के दौरान सचेत होकर रहना है। हमारी पार्टी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जो पैगाम है, हमारे बिहार सदर मोहतरम जनाब अख्तर इमाम साहब का जो पैगाम है, उनको हम लोग आप लोग तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इसकी यह जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, आपकी भी है। जब तक हम सब लोग मुत्तहिद होकर, एकजुट होकर अगर काम नहीं करेंगे तो फिर हमारी स्थिति वैसी हो जाएगी जैसे अभी यूपी में हो रहा है। ये इलेक्शन सिर्फ एक विधायक बनाने के लिए नहीं है, बिहार के भविष्य कैसा होगा आने वाले दिनों में ये तय करेगा। और ये तय सिर्फ बिहार के कोई एक प्रांत नहीं करेगा, वो आपका क्षेत्र भी करेगा। हर किसी की जिम्मेदारी है कि आने वाले दिनों में हम अब किस पार्टी के लोगों को चुने। आपने पिछले दिनों देखा होगा, तेजस्वी यादव जी जब भी हेलीकॉप्टर लेकर आए थे, उसके बाजू में मुकेश सहनी बैठा करते थे। आप जानते हैं मुकेश सहनी परिवार से आते हैं, उनका मात्र 2% बिहार में आबादी है। हमारी आबादी 14-15% है। क्यों नहीं हमारा बाजू वाला सीट हमारे लोगों के लिए नहीं हुआ? आपके यहाँ अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब भी हैं। ये सोचने की बात है। 2% के लोग हमारे पर थोपने की बात करता है। हम 15% के लोग हैं जिस पर तवज्जो नहीं दी जाती है। हम सिर्फ इस नाम पर वोट करते हैं कि आने वाले दिनों में महागठबंधन को वोट देना है। जरूर महागठबंधन को वोट दीजिए, लेकिन सोचिए कि उस सीट में हमारे लोगों को जगह नहीं मिलती है, 2% के लोगों को जगह मिलती है। इसलिए सभी पार्टी ने, सभी जाति धर्म के लोगों ने अपनी क़यादत खड़ा कर दी है। अब वक्त आ गया है हम भी अपनी क़यादत खड़ा करें। और हम क़यादत तब खड़ा कर सकते हैं जब तक हमारा लीडर नहीं हो। हमारा लीडर, हमारे कौम का लीडर जब तक नहीं होगा, हमारी क़यादत खड़ा नहीं हो सकती है। उसके लिए हमें मुत्तहिद होके सिर्फ और सिर्फ मजलिस के लोगों को वोट करना होगा। चाहे हम आए, कोई आए मजलिस में, आप उसके लिए तैयार रहिए, उनको लब्बैक करने के लिए तैयार रहिए कि आने वाले दिनों में सिर्फ मजलिस को वोट करेंगे। अब मजलिस जिस दिन मजबूत होगा, आप मजबूत होइएगा, आपका कौम मजबूत होगा। नहीं तो फिर हमें उसी तरह यूज करके वोट लेके छोड़ देगा जो पिछले दिनों में लोग करते आ रहे हैं। दोस्तों, बहुत वक्ता बाकी है, सभी लोग बातें करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा कि अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अब सबसे पहले मुबारकबाद दूं आप लोगों को, किसान वालों को, कि आप लोगों ने ही खाता बिहार में MIM का खोला था। किसी कारणवश हमारे हाथ से ये सीट चली गई, लेकिन इंशाअल्लाह हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में जो 4-5 महीने के बाद जो इलेक्शन आएगा, फिर हम उसी ताकत से, उसी जुनून से वापस आएंगे, ये उम्मीद करते हैं। इन चंद बातों के साथ आप सबों से गुजारिश करके जाएंगे कि आने वाले दिनों में सिर्फ और सिर्फ मजलिस की बात हम जन जन तक पहुंचाएंगे। और इन छोटी सी बातों के साथ
मैं आपसे विदा लेता हूं। मैं तमाम नौजवानों से कहना चाहूंगा, मैं उन बुजुर्गों से कहना चाहूंगा, आज ये सम्मेलन कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। आप तमाम लोगों को पता है कि कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव का घोषणा होगी और हम लोग इन गलियों कोचों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए वोट मांगेंगे। इंशाअल्लाह आपने जिस तरीके से पार्टी के लिए शुरू दिन से काम किए हैं, पार्टी के संगठन के लिए काम किए हैं, पार्टी को जन जन तक और पार्टी के हर एक पैगाम को जन जन तक पहुंचाए हैं, मैं आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं जानता हूं कि आने वाले दिनों में यकीनन हम पार्टी के साथ खड़े रहेंगे, जिस तरीके से कल भी खड़े थे। मेरे दोस्तों, ये वक्त हम लोगों को एक साथ होने की जरूरत है और ये जरूरत इसलिए नहीं कि सिर्फ इलेक्शन है। इलेक्शन तो आपको आते जाते रहेंगे, कभी विधानसभा कभी लोकसभा, लेकिन हमारे मुत्तहिद होना सिर्फ चुनाव को लेकर के नहीं है। चुनाव कभी कभी इसलिए हो जाता है जरूरी कि आपको चुनाव से पहले एक साथ होना है, क्योंकि आपके मुस्तकबिल का फैसला, आपके नुमाइंदगी जो आपके लोग पटना और दिल्ली में बैठ के करते हैं, ये इन लोगों के हाथों में फैसला हो जाता है। आए दिन आप देखें कि अभी कुछ दिन पहले आपके खिलाफ एक बिल लाया गया और बिल को कानून के रूप में पार्लियामेंट और राज्यसभा में पास किया गया, लेकिन इस कानून को लेकर के इन गलियों कुचों में, चाहे वो पुठिया, ठाकुरगंज, कोचादामर या बहादुरगंज, किशनगंज, कहीं भी एक आदमी पूरे जत्था के साथ घूमा है तो पार्टी के कोहिनूर हमारे बिहार प्रदेश जनाब अख्तरुल ईमान साहब है। किसी पार्टी के लोग नहीं आए, वो क्यूआर कोड को लेकर के गलियों में जाके बोल रहे थे कि आप बार कोड से, इन क्यूआर कोड से अपना हाजिरी पेश कीजिए कि आप वक्फ बिल के खिलाफ हैं। और हम लोगों ने, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जितना पुरजोर तरीके से विरोध किया है, शायद ही कोई पार्टी ने किया हो, क्योंकि ये हमारा दीन का मसला था। जब आपके इस आवाज को देख करके, आपके इस पार्टी की एकजुटता को देख करके गर्दनी बाग के उस पटना में जहां 20 साल से राजद के सुप्रीम लालू प्रसाद यादव कोई धरना में नहीं जा रहे थे, लेकिन आपने वो ताकत दिया मजलिस को, आपके ताकत ने उनको मजबूर किया और उनकी पैरों की जंजीरें तोड़ी गई, जाकर के गर्दनी बाग के धरना में शामिल हुए। लेकिन उस धरना में सबसे पहले कोई अगर थे तो जनाब अख्तरुल ईमान थे। मेरे दोस्तों, यकीन मानिए, एमआईएम हर एक वो आवाज है आप लोगों का। ये आवाज अब ऐसा उठी है, आप इस वक्त जान रहे हैं कि आपकी पार्टी ने, हम सब की पार्टी ने 2020 का चुनाव में 5-5 एमएलए जिताया। 40-40 साल तक पार्टियां रही, एक भी एमएलए नहीं जिता पाए। ये आपकी मेहनत का नतीजा है मेरे दोस्तों, और मैं जानता हूं कि ये मेहनत आए दिन आपका बढ़ते जा रहा है। और जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का हर एक सभा में, एक सभा में उनका कहना है कि हमारे 4 को तो लिए और इंशाअल्लाह सिर्फ सीमांचल में आने वाले दिनों में 24 लाएंगे हम लोग, और अपने मेहनत के नतीजे पर लाएंगे। आप लोग इस बात को जानते हैं कि चाहे कोई भी मसला हो, इस वक्त बिहार प्रदेश अख्तरुल ईमान साहब जिस तरीके से हुकूमत की आंखों में आंखें डाल करके बात कर रहा है, शायद ही कोई विधायक करता होगा। लेकिन आपके मसाइल तब हल होंगे दोस्तों, जब उनके हाथों को आप मजबूत करेंगे। ये उनके हाथों को मजबूत करने के लिए ये तारीख, आज की तारीख इसलिए जरूरी है कि हम लोग आज पुठिया प्रखंड के गोविंदपुर में जमा इसलिए हुए हैं कि हमारी पार्टी के लोग मजबूती के साथ हमारे साथ रहे, और हम लोग आने वाले दिनों में अपने चुनाव की रणनीति को लेकर के मजबूत कड़ी के साथ हम जन जन तक पहुंचे और हमारे नुमाइंदगी यहां से कामयाब हो, हमारे नुमाइंदा यहां से कामयाब हो। आने वाले दिनों में मैं यही चाहता हूं। जिस तरीके से आप लोग आज यहां हाजिरी दिए हैं, हमारा इस तरीके का प्रोग्राम अब तारीख पे तारीख शुरू होते जाएंगे, इसलिए कि हमको इस
इस विधानसभा में बहुत सारे प्रोग्राम हम सबको करना है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जरिए, और हम लोगों को जन जन तक ये आवाज पहुंचना है। हमारा राष्ट्रीय सदर, हमारा बिहार सदर जनाब अख्तरुल ईमान साहब का पैगाम को पहुंचाना है। इनके लिए हमें एक होना बहुत जरूरी है। आज आप सभी के बीच बहुत सारे लोग मौजूद हैं, पार्टी के आला ओहदेदार मौजूद है। मैंने इन लोगों के आपको थोड़ी देर पहले इन लोगों का इंट्रोडक्शन भी दिया, लेकिन हर एक लोगों की दोस्तों इस पार्टी के लिए जितनी कुर्बानी है, जितनी अहमियत है, उतना अहमियत आप तमाम लोगों का भी है, आप तमाम कार्यकर्ताओं का भी है। आने वाले दिनों में हमें मुत्तहिद होकर के पार्टी को आगे ले जाना है, और इस आगे ले जाने के लिए आज का ये पैगाम इस गोविंदपुर का गांव में गवाही देता है कि हम लोग इंशाअल्लाह बहुत मजबूत है और आगे भी मजबूत से पार्टी के लिए काम करेंगे। 2015 में हमने MIM का टिकट लेकर चुनाव लड़ा था। इस पार्टी को यहाँ कोई भी जानता नहीं था। इस पार्टी को यहाँ का पूरे बिहार में ही नहीं जानता था जो MIM कौन पार्टी है। तो पहला जो चुनाव हमने लड़ा था, तो उस वक्त जो भी वोट मिला था हमको 16,000 या 18,000, वो अपने बलबूते पर लड़ा था, मिला था। फिर जब दोबारा चुनाव का वक्त आया तो किसी वजह से टिकट दूसरों को मिल गया। फिर हम लोगों ने साथ मिलकर MIM को जिताने का काम किया। उस वक्त हमने कैंडिडेट कमरुल हुदा का साथ दिया था और कमरुल हुदा जीते भी थे। फिर क्या हुआ कि उन्होंने हारने के बाद पार्टी छोड़ दिया और RJD में चला गया। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि आज का जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, इस वजह से है कि कमरुल हुदा जो पार्टी छोड़ के चला गया, और MIM को हम लोगों ने जिस तरह से एक संगठन को बनाया था, वो इधर से उधर बिखर गया। कमरुल हुदा पार्टी में MIM से जीत के वो पार्टी RJD में चला गया, तो MIM का कार्यकर्ता अपना घर में बैठ गया। और उस वक्त से आज तक कार्यकर्ता का बैठक नहीं हुआ था। इसीलिए इसके वजह से सदर या जिला से मालूम हुआ, और फेसबुक से लोगों ने कहा कि आप लोग किशनगंज वाले खाली टिकट के दावेदार हैं, वर्कर का संगठन आप लोग नहीं करते हैं, मीटिंग नहीं करते हैं, वर्कर बिखरा हुआ है। तो हमने भी फेसबुक में देखा। फिर बेटा ने हमको बताया कि ऐसा ऐसा है, ऑफिस से हमको मीटिंग करने के लिए बोला है। आज 3-4 दिन पहले की बात है। चूँकि पानी हो रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी, कहाँ मीटिंग करें, हमको पोठिया में करना था। हमको जगह पोठिया में ऐसा जगह नहीं मिला जहाँ हम बारिश से भी ये कर सकते थे। फिर हम उनका इंतजाम भी करें कि अगर बारिश हो जाए तो हमारा जो भी व्यवस्था होगा, खाने पीने का होगा, तो वो कहाँ करेंगे। तो इसी वजह से हमने तय किया कि यहाँ हम सब कुछ कर सकते हैं, घर पर ही मीटिंग कर लें, ताकि यहाँ पर अगर बारिश भी होगा तो यहाँ पर घर है, घर में हम ये मीटिंग कर लेंगे, खाने का भी व्यवस्था कर लेंगे। इसीलिए यहाँ पर मीटिंग रखा गया है। हो सकता है इस मीटिंग को यहाँ रखने से किसी को बुरा लगा हो। तो दोस्तों, चूँकि बारिश का मौसम था और आप लोग जानते हैं 3-4 दिन पहले से बारिश होने लगा था, तो और मीटिंग के लिए भी जल्दीबाजी थी। हमने कहा कि अभी कुछ दिन बाद करेंगे, लेकिन ऊपर से प्रेशर था कि जल्दी से कराइए, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ तय किया। हो सकता है यहाँ करने से किसी को बुरा लगा हो, तो इसी वजह से हमने उससे माजरत चाहते हैं कि हम बारिश के वजह से यहाँ मीटिंग रखें, ताकि यहाँ हर इंतजाम हो जाए। तो दोस्तों, बुजुर्गों, हमने ये कहा कि 15 में हमने चुनाव लड़ा, फिर उसका साथ दिया, फिर उनको जिताया,
पार्टी बिखर गई, आज मीटिंग हो रहा है। इससे पहले हमारे बेटा को जिला युवा अध्यक्ष बनाया गया पार्टी की तरफ से। मेरा बेटा लगता है हमसे बहुत ज़्यादा तेज है। हाँ, तेज हो ही सकता है क्योंकि पढ़ा लिखा हमसे ज़्यादा है। हम अनपढ़ थे, कहा कि वो विधानसभा में जब भी चुनाव लड़ते थे तो वहाँ भाषण देता था कि तस्वीर तो अनपढ़ है। चलो अनपढ़ हो के तो हम इतना लोगों का मदद किए हैं, काम किए हैं, तो एक पढ़ा लिखा बेटा को हम आप लोगों के सामने रखना चाह रहे हैं। कुछ लोगों का ये है कि भाई अगर बेटा लड़ेगा आप लड़िए, वो लोग उन लोगों में से है जो हमारे कलीग है, साथी हैं, दोस्त है। हमको इसका वजह पता चला कि हो सकता है जो हमारे साथ नज़दीक बैठ के वो बात करते हैं शायद बेटा के साथ ना कर पाए। इस वजह से भी हो सकता है वो हमको चुनाव लड़ने के लिए बोलते हैं। तो मैं आप लोगों से ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बेटा अगर इलेक्शन लड़ेगा और अल्लाह ताला अगर कामयाबी कर दिया तो किशनगंज में हम रहेंगे, वो पटना और लोगों का काम के लिए दौड़ते रहेगा। समझे? इस बात को ये कर लीजिए कि आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बेटा इलेक्शन लड़ रहा है या बाप इलेक्शन लड़ रहा है। आप उतना दावेदारी रखिएगा जितना बाप लड़। और बेटा को भी हम कह दिए हैं जो लोग हमसे जुड़ा हुआ है, जो लोग आज 30 साल से 40 साल से हमारे साथ रहा और हमारे साथ साना बसाना, चाहे हम आरजेडी में लड़े थे, MIM से लड़े थे, उस वक्त भी हमको वोट दिया और हमारे साथ रहा। और इस वजह से आपको उसका ख्याल हमेशा रखना होगा। अगर आप कामयाब होंगे तो उन लोगों को वही दर्जा देना होगा जो आप हमको दे रहे हैं। तो ये दोस्तों, इसलिए हम ये कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आज जो संगठन की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा उस वक्त बिहार में भूचाल आ गया जबकि 5 विधानसभा के MIM के जीते हुए पार्टी छोड़ के चला गया। पार्टी छोड़ के चला गया। एक अख्तरुल ईमान के अलावा सब पार्टी छोड़ के चला गया, दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर लिया। मैं सलाम करता हूँ अख्तरुल ईमान को, जिसको मंत्री पद का ऑफर दिया, जिसको बहुत कुछ बनाने का ऑफर दिया, फिर वो उस हालात में भी पार्टी नहीं छोड़ा और पार्टी को जिंदा रखा। और इस पर भरोसा करके हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब, इन पर जो भरोसा रखा और हौसला उनका भी टूटा था, असदुद्दीन ओवैसी साहब का, जो इतना मेहनत करके हमने जिताया, पार्टी को वहाँ खड़ा किया और पलक झपकते ही ये लोग पार्टी बदल दिया, उसका हिम्मत भी चूर हुआ था। लेकिन इसका हिम्मत को बरकरार रखने के लिए हमारे सदर अख्तरुल ईमान ने अपना ईमानदारी से जो उसको साथ दिया, आज तक साथ दिया और बिहार को जो पार्टी को मजबूती देने का काम किया। ये हम बार बार अगर सलाम करें तो उससे ये नहीं होगा कि अख्तरुल ईमान बहुत जिगर वाला है जो ये सब को छोड़ के भी वो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ रहा। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि पार्टी को मजबूती के लिए, आज देश का जो हाल है, देश का हाल है तो वो सारे लोग जानते हैं। कहीं पर NRC, कहीं पर CA, कहीं पर क्या बोलते हैं 3 तलाक और वक्फ बिल, तो ये सब को लेके आज देश में हंगामा हो रहा है और आप सबको इसके लिए एक साथ आना होगा। एक साथ आने के लिए ये एक मजलिस जो MIM है, ये एक बैनर तले इसका एक साथ हो सकता है, बशर्ते ये कि ये इलेक्शन के टाइम में अचानक ये गठबंधन वाली बात आ जाती है, तो ये गठबंधन वाला बात नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होना चाहिए आपको भी कि अगर कांग्रेस आपका अगर साथी रहता, हमदर्द रहता, तो राहुल गांधी पार्लियामेंट में आपके फेवर में क्यों नहीं बयान दिए? जहां असदुद्दीन ओवैसी साहब आपके लिए लड़ रहे हैं तो वहां साना बासाना वहां क्यों नहीं हुआ? सेकुलर कहने वाले जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी भी पार्लियामेंट में बैठते हैं, उन्होंने वहां पर क्यों नहीं आवाज उठाई?
कि ये गलत है। अब वो कह रहा है कि डॉक्टर जावेद ने उस पर वक्फ बिल पर केस किया है। भाई ये इसका पार्टी की तरफ से तो नहीं किया है, ये इसका पर्सनल मामला है। ये पर्सनल क्या है, जिस तरह से हमारे शमशाहगाह साहब उस पर केस किया कि वो मुसलमानों के खिलाफ बयान किया कि मैं कुछ ऐसी बातें करूं कि पार्टी किया है, पार्टी ने क्या काम किया, और पार्टी के जो कौमी सदर हैं उनके कारनामे किसी से ढका छुपा नहीं है। हम और आप जानते हैं कि इस वक्त हम हिंदुस्तान की धरती पर उस हालात में अपनी सांसें ले रहे हैं जब हर तरफ से हम पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। कभी कानून के नाम पर, एक्ट के नाम पर, कभी न जाने और किस किस नाम पर हम पर जुल्म हो रहा है। और हमें और आपको ये भी मालूम है, सिर्फ हमको और आपको नहीं, बल्कि वो लोग जो लोग कभी MIM को बी टीम बीजेपी का कहते थे, वो भी ये कहने पर मजबूर हैं कि मुसलमानों के हक की आवाज अगर हिंदुस्तान में कोई मजबूती से उठा रहा है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। ये सब कहते हैं कि बात NRC की आए तो बोलने वाला वही एक मर्द मुजाहिद है, बात 3 तलाक की आए बोलने वाला वही एक मर्द मुजाहिद है, बात जब हमें हिंदुस्तान से निकालने की आए वही बोलने वाला एक मर्द मुजाहिद है। और जब अब हमारी मस्जिदों पर हमला हो रहा है, हमारे मदरसे पर हमले हो रहे हैं, हमारे कब्रिस्तानों को छीनने की कोशिश की जा रही है, हमारे बाप दादाओं ने जो अपनी जमीन इस मुल्क की तरक्की के लिए और खास करके मुसलमानों की तरक्की के लिए वक्फ किया है, अब इस हुकूमत की नापाक साजिश ने उसको भी अपने अंडर में लेने के लिए कानून बना दिया है। इस कानून के खिलाफ भी अगर किसी ने जवाब मर्जी से और मुजाहिदाना अंदाज में हुकूमत की आंखों से आंखें मिलाकर बिल को हुकूमत के सामने फाड़ कर उसकी मुखालफत की है तो उसका भी नाम जनाबे असदुद्दीन ओवैसी है। याद रखें मुसलमानों, आज हमें मौका है। हर दौर में अल्लाह ताला ने किसी न किसी मर्द मुजाहिद को पैदा किया। जब भी मुसलमानों पर जुल्म हद से बढ़ा है तो अल्लाह तबारक व तआला ने कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी की सूरत में मुसलमानों को एक जमा मर्द दिया है। जब भी मुसलमानों पर मुसीबत आई है तो रब तबारक व तआला ने मोहम्मद बिन कासिम की सूरत में हमें एक जवा मर्द और मुजाहिद दिया है। जब मुसलमानों पर जुल्म बढ़ा है तो अल्लाह ताला ने टीपू सुल्तान की सूरत में एक बादशाह हमें इनायत फरमाया है। ऐ मुसलमानों, इस वक्त मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है किसी से ढका छुपा नहीं है। हमारा बेटा रास्ता चलते जा रहा है, 4 लोग घेरते हैं, उसको वही उसकी मॉडलिंग चिपकी जाती है, मार दिया जाता है। हमारी बच्ची बुर्का पहनकर स्कूलों में जाने की कोशिश करती है, तालीम हासिल करने की कोशिश करती है, उनके बुर्के को नोच कर उनके सर और चेहरे से हटा दिया जाता है। कौन सा जुल्म है जो आज हम पर नहीं होता है? कौन सी मुसीबत है जो आज गैरों की तरफ से हम पर नहीं आती है? आज रब तबारक व तआला ने हमारे और आपकी हिफाजत के लिए किसी जाहिल को हमारा कायद न बनाया, किसी अनपढ़ को हमारा कायद नहीं बनाया, बल्कि हिंदुस्तान के सबसे पढ़े लिखों में, सबसे बड़े पढ़े लिखों में जिनका नाम शुमार किया जाता है, यानी बैरिस्टर की डिग्री लेकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर आने वाला जनाबे असदुद्दीन ओवैसी को हमारी क़ियादत उनके हाथ में दिया है, हमारा बागडोर उनके हाथ में दिया है। जरूरत है कि हम उनको समझें। जरूरत इस बात की है कि हम उनको समझें। 15 साल से मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। किसी ने कहा मौलाना इस पार्टी को वोट देने से, अख्तर साहब आए उनको वोट देने से आपको क्या मिलेगा, या फिर MLA में कोई आ जाए उनको वोट देने से आपको क्या मिलता है, आप कांग्रेस में आ जाइए, RJD में आ जाइए। मैंने कहा मैं जब तक जिंदा रहूंगा, मैं MIM अगर 100 मरतबे भी हारे तो मैं अपना वोट MIM को दूंगा और आने वाली नस्लों को मैं कह के जाऊंगा
बाहर जाए, अपना वोट MIM को देना, इसलिए कि मरना सबको है। मारेंगे वो, मरेंगे हम, एक ना एक दिन मरना है, लेकिन जिंदा वही रहता है जो हक के साथ रहता है। मरने के बाद भी उसे याद किया जाता है जो हक के साथ रहता है, हक बोलता है, हक बोलने वालों का साथ देता है। और इस वक्त हिंदुस्तान में असदुद्दीन ओवैसी से उससे ज्यादा हक बोलने वाला कोई लीडर नहीं है। अब मैं अपनी बात पर आ जाऊं। बोलने को बहुत कुछ है कि सब कुछ में वो हमारे आगे दीवार बन के खड़े होते हैं। एक रवीश कुमार जो हिंदुस्तान का सबसे सच्चा पत्रकार माना जाता है, हिंदुस्तान का सबसे सच्चा पत्रकार, उसका एक इंटरव्यू मैंने सुना। उसने कहा कि मुसलमान पागल हैं, मुसलमान बिल्कुल बेवकूफ है कि उसको बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसा नेता मिला है और वो उसकी कदर नहीं कर रहे हैं। ये कौन, किसने कहा? जो हिंदुस्तान का सबसे सच्चा पत्रकार जिसको कहा जा रहा है, वो रवीश कुमार ने ये जुमला कहा। अब इलेक्शन करीब है, याद रखें हिंदुस्तान में हम तलवारों से नहीं लड़ सकते, लाठी से नहीं लड़ सकते, ना हमारा मजहब कभी ये तालीम देता है, ना हमारा इस्लाम कभी ये तालीम देता है कि तलवार लेकर मैदान में आओ, लाठी लेकर मैदान में आओ। हमारा मजहब भी ये कभी इजाजत नहीं देता। इसलिए अल्लामा इकबाल ने कहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा मजहब कभी इजाजत नहीं देता। लेकिन मैं आपको कह दूं कि हिंदुस्तान में जीने के लिए हमें लाठी की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान में जीने के लिए हमें तलवार की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में अगर जीना है तो हमें अपने बच्चों के हाथ में कलम देना होगा, कॉपी देनी होगी, शिक्षा देना होगा, तालीम को फरोग देना होगा। जिस दिन हमारे घर का बेटा, आज पोठिया प्रखंड में कई गिने चुने वकीलों में एक आली जनाब तसीरुद्दीन साहब ने अपने बेटे को वकील बना के कौम के गरीबों के नाम वक्फ कर दिया है। एक वकील नहीं, जब हमारे पोठिया से 100 वकील यहाँ से जन्म लेंगे, 100 जज यहाँ से जन्म लेंगे, तब जाके हमें कोर्ट में, हमें ब्लॉक में, हमें थाना में, तब जाके हमारा इंसाफ होगा, हमें इंसाफ मिलेगा। तो ये कब होगा? जब हम नेता अच्छा चुनेंगे। याद रखें, ताकत जो है वो हुकूमत की ताकत होती है, पावर हुकूमत की पावर होती है। वो लोग कह देते हैं ना कि 2-4 सीटों से क्या होना है, 2-4 सीटों से क्या होता है, हम 2-4 को जिता देंगे, क्या होगा? हमें बीजेपी को हराना है तो राहुल गांधी का साथ देना होगा, तेजस्वी के साथ देना होगा, ये लोग कहते हैं। याद रखें, हम ही बीजेपी को हराने का ठेका लेके नहीं बैठे हैं। वो पूरा हिंदुस्तान का सेकुलर जहन रखने वाला, हर कौम का, हर मजहब का, हर अकीदे का, हर कास्ट का आदमी जानता है कि मोदी और मोदी हुकूमत इस वक्त सिर्फ लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए खतरा है, हिंदुस्तान के कानून के लिए खतरा है, हिंदुस्तान के लॉ के लिए खतरा है, सब जानता है। तो सिर्फ मोदी को हराने की जिम्मेदारी मुसलमानों की नहीं है, बल्कि हर उस सेकुलर जहन रखने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, हर कास्ट के लोगों की है जो हिंदुस्तान को एक मजबूत मुल्क देखना चाहता है, यहाँ की हुकूमत और यहाँ के कानून को एक मजबूत कानून देखना चाहता है। सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने कायद को आगे बढ़ाएं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपना कायदाने सलाहियत को आगे बढ़ाकर हमें अपना हक मिले। जो यहाँ 14 या 16 या 18% मुस्लिम है, ये मुसलमानों की हिस्सेदारी हमें जमीन में भी चाहिए, नौकरी में भी चाहिए, हमें सियासत में भी ये हिस्सेदारी चाहिए। ये कब होगा? जब हम आगे बढ़ के कुछ करेंगे। कोई हिम्मत नहीं करता हिंदुस्तान में आगे बढ़ने का, याद रखिए आप, कोई हिम्मत नहीं करता। अगर एक बंदे ने हिम्मत किया है तमामों से लड़के वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा फरीजा है कि हम उनका साथ दें। बोलिए, जरूरत है कि नहीं? हम उनका साथ दें। लेकिन ये हिंदुस्तान है, एक आगे बढ़ना चाहता है तो दूसरा उसकी टांग पकड़ता है। एक मिसाल, उसके बाद मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। एक आगे बढ़ना चाहता है, दूसरा उसकी टांग खींच के नीचे गिरा देता है। एक आदमी है केकड़ा पकड़ रहा होता है, केकड़ा, इधर देखें आप, एक आदमी केकड़ा पकड़ रहा होता है, केकड़ा पकड़ता है, वो डब्बे में डालता है। एक दूसरा आदमी देख रहा है कि वो आदमी केकड़ा पकड़ता है, वो डब्बे में डालता है, लेकिन ढक्कन बंद नहीं करता।
काफी देर से देख रहा है। वो करीब आता है और करीब आने के बाद कहता है मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि समंदर के किनारे आप केकड़ा पकड़ रहे हैं और डब्बे में डाल रहे हैं, लेकिन ढक्कन बंद नहीं करते। ये केकड़ा भाग जाएगा तो आपको परेशानी नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी। तो केकड़ा पकड़ने वाले ने जो जवाब दिया ना, जरा ध्यान से सुनना। केकड़ा पकड़ने वाले ने जवाब दिया कि ये हिंदुस्तानी केकड़ा है, ये भागेगा नहीं। उसने कहा मतलब क्या है? तो केकड़ा पकड़ने वाले ने कहा मतलब यह है कि यह हिंदुस्तानी केकड़ा है, इसको मैं डब्बे में डालता हूं, एक उठ के भागने की कोशिश करता है, डब्बे से निकलने की कोशिश करता है, पिंजरे से निकलने की कोशिश करता है, आजादी की कोशिश करता है, आगे बढ़ने की कोशिश करता है। एक आगे बढ़ना चाहता है, दो उसका पैर पकड़ के नीचे गिरा देते हैं। दो केकड़े उसका पैर पकड़ के नीचे गिरा देते हैं, ये भागेंगे नहीं। आज हमारा भी वही हाल है। जिस हिंदुस्तान में किसी ने हिम्मत ना की कि मुसलमानों की क़ियादत का बागडोर अपने हाथ में ले, कि मुसलमानों की क़ियादत को की रस्सी आपने अपने हाथ में ले, इस पुरफतन दौर में हिंदुस्तान के अगर जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ये बागडोर अपने हाथ में लिया है, तो हमें उनके हाथ को मजबूत करने की जरूरत है, उस रस्सी को मजबूत करने की जरूरत है, हमें उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है। याद रखना मुसलमानों, अगर हमने बैरिस्टर जनाबे असदुद्दीन ओवैसी के हाथ को मजबूत कर दिया तो हिंदुस्तान में जितना जुल्म मुसलमानों पर हो रहा है वो जुल्म बंद हो सकता है। अगर आपने साथ दे दिया तो ये जुल्म बंद हो सकता है। लेकिन जरूरत क्या है कि आज बैठ गए यहां से जाके भूल जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक अभियान चलना चाहिए। कुछ लोग क्या है ना कि सोचते हैं एमआईएम का वोट है कि नहीं, एमआईएम के कार्यकर्ता है कि नहीं, इसलिए वो लोग फिर भाग जाते हैं कि अगर इनको हमने वोट दे दिया तो फिर शायद के बीजेपी निकल जाए। यही डर सबको सता रहा है। हम यहाँ सब कार्यकर्ता बैठे हैं और मैं कहूँगा कार्यकर्ता नहीं। जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था दामनबाड़ी के वो तारीखी मैदान में राजा रंजीत साहब ने एक बात कही थी कि हर पार्टी का कार्यकर्ता होता है। उसने कहा था हर पार्टी का कार्यकर्ता होता है, लेकिन एमआईएम का कोई कार्यकर्ता नहीं होता, सब उसके दीवाने होते हैं, सब उसके दीवाने होते हैं। तो आप दीवाने हैं, दीवाने हैं आप, सब लोग दीवाने हैं। तो दीवानों का काम ये नहीं होता, वो कार्यकर्ता होता है जो पैसे के लिए इंतजार करता है। पैसा आएगा तो काम में जाएंगे, पैसा आएगा तो निकलेंगे, पैसा आएगा तो फील्ड करेंगे। दीवाने उसे कहते हैं जो अपना वक्त भी दे दे, अपना जिस्म भी दे और जरूरत पड़े अपनी जुबान भी दे, जरूरत पड़े अपनी जान भी दे दे। जब दीवाने निकलेंगे तो फिर इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी कदम चूमेगी, इंशाअल्लाह कामयाबी हमें मिलेगी। तो जरूरत इस बात की है कि सब हम जितने दीवाने हैं अपने अपने घरों में पार्टी का एक झंडा लगना चाहिए, ताकि दूसरे को लग जाए कि हमारे गांव में कितने कार्यकर्ता हैं, कितने एमआईएम के दीवाने हैं। इस वक्त हमें चाहिए कि हम पार्टी के तमाम लोग सर जोड़कर बैठे कि हम इलेक्शन के टाइम में तो हो हंगामा बहुत ज़्यादा होता है, हमसे चूक कहाँ होती है कि हम उस वोट को वोट पे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उस हंगामा को वोट पे तब्दील नहीं कर सकते हैं। हमें इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और पार्टी के जितने छोटे आप वार्ड सदस्य से लेकर के पार्टी के वार्ड के लोग से लेकर के जिला के लोगों तक तमाम लोगों को चाहिए कि इस पे विचार करें कि हमारा पार्टी कैसे मजबूत हो, हम पार्टी को आगे कैसे बढ़ाएं, पार्टी को घर घर तक कैसे ले जाएं, एक एक घर तक हमारी आवाज़ कैसे पहुंचे, हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पैगाम को कैसे पहुंचाएं। वो एक अकेला सिंगल एक पार्टी का नेता है जो 543 नेता में से अकेले एक नेता तमाम पर भारी पड़ जाते हैं, लेकिन हम उनकी बातों को जन जन तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं हमारी कोशिश जो है नाकाम साबित होती है। हमें आम लोगों तक इस बात को पहुंचाने की ज़रूरत है और हम अपने पार्टी को कैसे कामयाब कर सकें, इस बात को हम सबको बैठ करके, बल्कि बड़ा बड़ा सभा नहीं करके छोटे छोटा सभा करके, वार्ड सभा करके, पंचायत सभा करके, ब्लॉक में सभा करके लोगों को जोड़ने का काम करें। खास करके पोठिया, एक तो किशनगंज में किशनगंज की गिनती होती है हमारा जो है पिछड़े जिलों में, और उसमें पोठिया की गिनती होती है और पिछड़े में। तो इस पोठिया का पिछड़ापन को दूर करने के लिए हमें एक मजबूत नेता की जरूरत है, हमें मजबूत क़यादत की जरूरत है, ताकि हम अगले सफ पे खड़े हो सके। भाइयों, एक जमाना था
कि हमारे लोग टिकट के लिए पटने में जाकर धरना दिया करते थे, महीनों जाके बैठे रहते थे झोला झंझट लेकर के अपने लोगों के साथ। आज ये जमाना लौट कर आया है कि लोग उधर से लौट के आए हैं किशनगंज की तरफ कि भाई हमें टिकट दीजिए। ये हमारी खुशकिस्मती है और ये अख्तरुल इमान साहब की सूझबूझ और उनकी एक अपनी एक जुनून है उसके अंदर में कि हम अपने लोगों को आगे बढ़ाएं। ये एक बड़ी बात है। जहां हम दूसरे के झोला ढोया करते थे, आज लोग हमारे यहाँ आते हैं, ये एक बड़ी बात है और ये फख्र की बात है हमारे किशनगंज के लिए। हम तमाम लोगों को चाहिए कि हम सब मिल करके, इस वक्त जरूरत है पार्टी को मजबूत करना, हम पार्टी के लिए काम करें और पार्टी को मजबूत करें, जन जन तक लोगों की आवाज फैलाएं। हमारे भाई तहसील साहब बहुत मजबूत नेता रहे हुए हैं पोठिया के, ये किसी तारीफ की मोहताज नहीं है, हर तरह से मजबूत रहे हैं। आम आदमी को अगर जरूरत पड़ा है जिनके लिए वो हमेशा खड़े रहे हैं। आज उनका लड़का सबसे आगाज साहब इन्हें पढ़ा लिखा कर एडवोकेट बनाया है, अच्छी तालीम हासिल किया है, हम उन्हें बचपन से जानते हैं। आज कई महीनों से उसे देख रहे हैं हम, दिन रात एक कर रहा है पार्टी संगठन को मजबूत करने के। इसमें आप अपने काम में सबसे आगाज साहब लगे रहिए, इंशाअल्लाह आने वाला दिन बेहतर होगा, हम यही कह सकते हैं। और हम तमाम लोगों को मिलकर के हमारे जो भी नेता जो आगे बढ़ के आते हैं उनके हाथ को मजबूत करने का काम करें ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें और इलाके की आवाज़ को हम जो है उठा सकें। हमारा एक सिंगल अख्तरुल इमान एक नेता है, हम सीमांचल के लोगों ने 5 नेता चुनकर भेजा जिसमें से 4 गद्दार निकल गए। उन चारों की आवाज को सुनिए और एक तरफ अख्तरुल इमान की आवाज को सुनिए। सीमांचल का मसले पे खास बात कौन करता है? आपके हर एक बात पे, बल्कि पूरे बिहार में कहीं भी अगर जुल्म होता है उस मसले पे बात कौन करता है? अख्तरुल इमान के अलावा कोई एक नेता है? बाकी लोग जो भी गए हम लोग नेता बना के भेजे, वो चमचा बन गया। वो हमारे सदर के साथ बैठते थे, आज कल का बच्चा आज हमारा जो नेता भाग के गया उसके सामने में खड़े रहता, उसको बैठने की भी इजाजत नहीं है कि कुर्सी पे बैठ जाए। क्या ऐसी इज्जत के लिए आपको दिया गया था वोट? आपके लोगों ने चुन के भेजा था कि आप जाके फिर से चर्चा करें। हम तो चाह रहे थे कि हमारी क़यादत मजबूत हो, हमारा सीमांचल का एक नाम हो, सीमांचल के लोग जो है सीमांचल के नाम से बिहार को जाने कि सीमांचल जो है एक है अपना जो है अपनी क़यादत खड़ा कर दिया। और आप सियासी तौर पर अगर पिछड़ जाइएगा भाई तो आप हमेशा झोला ढोते रहिएगा, कभी भी आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज ये बड़ी बड़ी पार्टियां हमें इस्तेमाल तो करता है, कब तक? जब तक उसको वोट की जरूरत होती है। आपका एक आदमी कहीं भी अगर मारा जाता है, किसी भी नाम पे मामलती हो जाती है, क्या कांग्रेस वाले ने कभी आवाज उठाया? आरजेडी वाले ने आवाज उठाया, खुलकर बोला कि हिंदुओं ने इस पर जुल्म किया या किसी ने इस पर जुल्म किया है? कोई आपके बारे में एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं होता है। मरता है तो मरने दो, सिर्फ इलेक्शन के टाइम में आपके लिए हमदर्द बन जाता है। इस हमदर्दी को हमारी मजबूरी समझ लिया है। अब हम मजबूर नहीं है, हमारे बीच में एक ऐसा पार्टी है जिसको हम आगे बढ़ाकर खुद आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हम तमाम लोगों को चाहिए, और हमारे यहाँ ज़्यादातर अभी हम लोग एक पार्टी सम्मेलन के तौर पर इसको बुलाया था। पार्टी के तमाम लोग हैं ऊपर से नीचे तक। पार्टी की अपनी एक डिसिप्लिन होती है, उस डिसिप्लिन के तहत सबसे पहले चाहिए कि आप अपने पार्टी को मजबूत कीजिए, और पार्टी के हमारे शीर्ष नेता को चाहिए कि वो जमीन से जुड़े लोगों के से भी जुड़ के रहे। मेरा एक आम कार्यकर्ता जो कि वार्ड लेवल का भी अगर आपको अगर अपनी कोई मजबूरी है, कोई मुसीबत है, कोई ऐसी ज़रूरत उस पर आ पड़ी है तो आप उसका भी सुनिए और उसको वक्त पर उसको साथ दीजिए ताकि लोग आपके साथ जुड़े रहें। ये नहीं कि बाबुल साहब को हम जानते हैं तो उसके लिए खड़े हो गए और बाकी लोगों को नहीं जान रहे तो चलिए ठीक है टाल दिए, उसको टाल दिए, हाँ आ जाइए, कल आइए, परसों आइए। इस तरह से पार्टी नहीं चलता है। पार्टी को अगर चलाना है तो नीचे से ऊपर तक हर व्यक्ति को पार्टी का मजबूत करना होगा, हर आदमी को जाफसानी करनी होगी, और इंशाअल्लाह आने वाला दिन आपका पार्टी का और आपका होगा।